Welcome guys, welcome to the show. This is Anurag Sani, MBBS from West Medical College Bikaner. So guys, today's our topic is इन्फ्लुएंजा वायरस. ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर हम इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस कैसे दिखता है. ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर दो टर्म आएंगी, हीमोग्लूटिन एंड न्यूरामिनेज. ये हम पढ़ेंगे. ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन के, रिस्क फैक्टर्स यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या होती है इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन में, एंड डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम, एंड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं. ठीक है, तो सारी डिटेल स्टडी हम यहाँ पर बहुत ईजीएस्ट वे में पढ़ने वाले हैं. तो गाइस रिलैक्स होकर आराम से बैठिए और सुनते रहिए सिर्फ. ठीक है, पहले हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की कि इन्फ्लुएंजा वायरस कैसे दिखता है. ठीक है, कैसा दिखेगा, हेलिकल शेप दिखता है. कैसा, हेलिकल शेप यहाँ पर दिखेगा, हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड इसका होता है. ठीक है, 80 से 120 नैनोमीटर इसकी साइज होती है. कितनी साइज होती है, 80 से 120 नैनोमीटर. ठीक, ये जो वायरस होता है ये इनवलप्ड वायरस है. इनवलप्ड क्या होता है, ये जो वायरस है ये इनवलप्ड वायरस है. ये देखो वायरस मान लो इनवलप्ड होता है, एक लिपिड स्ट्रक्चर पाई जाती है वायरस के चारों ओर. ये क्या है, लिपिड मेम्ब्रेन पाई जाएगी, इसे हम बोलते हैं इनवलप्ड. क्या बोलते हैं, इनवलप्ड पाया जाएगा. ठीक है, और इस वायरस को क्या बोलेंगे, इनवलप्ड वायरस. लिपिड मेम्ब्रेन पाई जा रही है. ठीक है, तो लिपिड मेम्ब्रेन यहां पर पाई जाती है, तो ये लिपिड सोल्युबिलिटी शो करेंगे ऐसे वायरस. ठीक है, इनवलप्ड वायरस क्या शो करेंगे, लिपिड सोल्युबिलिटी. ठीक है, अब इस वायरस के अंदर क्या होता है, यहां पर दो तरह के पॉलीमर पाए जाते हैं, दो तरह के पेप्लोमर पाए जाते हैं इस इनवलप्ड के ऊपर. दो तरह के, एक तरह का तो ये हो गया, एंड एक तरह का ये हो गया. दो तरह के पेप्लोमर पाए जाते हैं. ठीक है, जो आपका ब्लू कलर का है इसे हम बोलते हैं हीमोग्लूटिनिन. क्या बोलते हैं, हीमोग्लूटिनिन. एंड देन जो ग्रीन कलर का है उससे हम बोलेंगे न्यूरोअमीनेज. क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या फंक्शन है इनकी, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो इतना यहां पर ध्यान रखिएगा आप. ओके, नेक्स्ट हम बात करें अगर कि इस जीनोम की. ठीक है, अब यहां पर देखिए ये है इसकी स्ट्रक्चर. ठीक है, हमने बताया इनवलप्ड है, लिपिड बाइलेयर पाई जा रही है. ठीक है, लिपिड बाइलेयर मतलब इनवलप्ड वायरस है. ठीक है, हमने बताया ये हीमोग्लूटिनिन इसके चारों ओर पाया जाता है. हीमोग्लूटिन देखो ये रहा हीमोग्लूटिन ये. ठीक है, एंड न्यूरामिनेज कहाँ है, ये येलो वाला न्यूरामिनेज हो गया. ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट. ठीक है, ये सारी चीजें समझ में, धीरे धीरे हम पूरा पढ़ने वाले हैं इसको. पहले हम थोड़ी थोड़ी चीजों को यहाँ पर पढ़ लेते हैं. ठीक है, हम जीनोम की बात करें आपके पास, तो जीनोम जो होता है इसका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम होता है. सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम होता है. और क्या होता है, सेगमेंटेड होता है. क्या होता है, सेगमेंटेड होता है. ठीक है, और नेगेटिव होता है. ये चार टर्म आपको याद रखनी है कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है, पहला सिंगल स्टैंडर्ड, नेगेटिव होता है, सेगमेंटेड होता है. अब सेगमेंटेड में डिफर होता है क्या, मतलब जैसे इन्फ्लुएंजा की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, इन्फ्लुएंजा ए बी सी. तो इन्फ्लुएंजा ए बी सी में क्या सभी में सेम सेगमेंट पाए जाते हैं, सेम नंबर ऑफ सेगमेंट पाए जाते हैं, या अलग अलग सेगमेंट होते हैं. देखो 7 सेगमेंट होते हैं इन्फ्लुएंजा सी वायरस के अंदर. जो आरएनए जीनोम है उसके 7 सेगमेंट होते हैं इन्फ्लुएंजा सी वायरस के अंदर, जबकि इन्फ्लुएंजा ए और बी के अंदर 8 सेगमेंट होते हैं जीनोम के. समझ में आ गया, क्लियर, इतनी चीजें क्लियर. तो हमें क्या पता चला, जीनोम जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम होता है. 8 सेगमेंट इन्फ्लुएंजा ए में होते हैं, जबकि 7 इन्फ्लुएंजा सी में होते हैं. समझ में आ गया, इतना ही चीज थी यहां तक, क्लियर. अब जो है इन्फ्लुएंजा ए हमने बताया 8 सेगमेंट होते हैं, 8 सेगमेंट. अब जो 8 सेगमेंट होते हैं वो 8 स्ट्रक्चरल प्रोटीन को कोड करेंगे, 8 स्ट्रक्चरल प्रोटीन को कोड करेंगे एंड 2 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन को कोड करेंगे. अब 8 सेगमेंट कौन से होते हैं, देखो हम यहां पर देखो क्या करते हैं, सेगमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिख लिया हमने. पहला सेगमेंट होता है PB1, सेकंड PB2, थर्ड होता है PA. ठीक है, ये जो 3 सेगमेंट हैं ये आरएनए पॉलीमरेज को कोड करेंगे. ये 3 सेगमेंट हो गए, ये कोड करेंगे आरएनए पॉलीमरेज को. किसको, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है उसको. ठीक, तो 3 सेगमेंट देखो, PBA, PB2, PA, ये किसको कोड करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज को. ये यहां पर प्रेजेंट होते हैं. ठीक, समझ में आ गया. 8 सेगमेंट हो गए, तो 3 सेगमेंट हमने बता दी. 4th सेगमेंट कौन सा होता है गाइस, 4th सेगमेंट होता है M1 प्रोटीन एंड M2 प्रोटीन.
M1 प्रोटीन एंड M2 प्रोटीन। M1 प्रोटीन जो होता है, M1 जो प्रोटीन होता है वो मैट्रिक्स बनाने में काम आता है, ठीक है। एंड M2 जो प्रोटीन होता है वो आयन चैनल बनाने में काम आता है। किस में काम आता है? आयन चैनल बनाने में, ठीक है। तो देखिए यहां पे देखिए M1 जो है ये मैट्रिक्स बनाने में काम आता है, मैट्रिक्स प्रोटीन होता है, जबकि जो M2 है ये जो सेगमेंट है ये आयन चैनल बनाने के काम में आता है। क्लियर, समझ में आ गया। एंड फिफ्थ सेगमेंट जो है वो है न्यूक्लियोप्रोटीन। फिफ्थ सेगमेंट किसको कोड करेगा? न्यूक्लियोप्रोटीन को कोड करेगा, न्यूक्लियोप्रोटीन को कोड करेगा, ठीक है। फिफ्थ सेगमेंट न्यूक्लियोप्रोटीन है और वो न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन बनाएगा। जो कैप्सिड होता है वायरस का, उसका जो प्रोटीन होता है वो कौन बनाएगा? न्यूक्लियोप्रोटीन। समझ में आएगा। तो 5 सेगमेंट पता चल गए और 5 जो सेगमेंट किसको कोड कर रहे हैं हमें ये भी पता चल गया। सिक्स्थ जो सेगमेंट है गाइज, सिक्स्थ जो सेगमेंट है वो है हीम एग्लूटिनिन, हीम एग्लूटिनिन, ठीक है। सिक्स्थ सेगमेंट जो है वो किसको कोड करेगा? हीम एग्लूटिनिन को। और सेवंथ जो है वो न्यूरोअमीनेज को कोड करेगा, न्यूरोअमीनेज को कोड करेगा। हमने बताया था ना अभी स्ट्रक्चर के अंदर, ये जो है ये क्या है? हीम एग्लूटिनिन। ये जो है पीला वाला ये क्या है? न्यूरोअमीनेज। क्या होते हैं ये हमें थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। हीम एग्लूटिनिन एंड न्यूरोअमीनेज क्या होते हैं, क्लियर, ठीक। 8th जो सेगमेंट है वो ये है NEP, NEP हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि 8 स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ठीक है, +2 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जो NEP है ये नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। समझ में आ गया सारी चीजें कि 8 सेगमेंट होते हैं एंड 8 सेगमेंट जो है 8 स्ट्रक्चरल प्रोटीन को कोड करेंगे एंड 2 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन को कोड करेंगे। तो क्या क्या कोडिंग है, क्या क्या सेगमेंट क्या कोड कर रहा है वो भी आपको आना चाहिए, ये हमने बता दिया, क्लियर। अब हम बात करते हैं हीम एग्लूटिनिन एंड न्यूरोअमीनेज। बार बार नाम आ रहा है तो इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये वायरस जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये जो है ये हीम एग्लूटिनिन है एंड ये जो है पीला पीला ये न्यूरोअमीनेज है। क्या होता है हीम एग्लूटिनिन? ट्राइमर पेप्लोमर है, ठीक है, ट्राइमर पेप्लोमर है, ठीक है। ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन है, बाइंड टू सियालिक एसिड रिसेप्टर। गाइस ये हमारी नेजोफेरिंजियल म्यूकोसा होगी। सपोज करो ये नेजोफेरिंजियल म्यूकोसा है, यहां पर गाइस रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, सियालिक एसिड रिसेप्टर्स। तो ये जो वायरस है, इस वायरस का जो हीम एग्लूटिनिन है, ये इस वायरस का जो हीम एग्लूटिनिन है ये इस पे बाइंड हो जाता है, ठीक है। ये पूरा वायरस हो गया और ये क्या है? हीम एग्लूटिनिन, ठीक है। तो हीम एग्लूटिनिन इस पे बाइंड हो जाएगा। ये क्या है? सियालिक एसिड रिसेप्टर, सियालिक एसिड रिसेप्टर, ठीक है, सियालिक एसिड रिसेप्टर। जैसे ये यहां पर बाइंड हो जाता है तो क्या होता है गाइस? क्या होता है हम बताते हैं आपको। जैसे यहां पर बाइंड हुआ ये हीम एग्लूटिनिन, ये वायरस कहां चला जाता है? अंदर चला जाएगा। वायरस कहां चला जाएगा? यहां से अंदर चला जाएगा, ये अंदर चला गया। तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में ये मदद करता है। सियालिक एसिड रिसेप्टर क्या किस में मदद करेगा? रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसके जो इन्फ्लुएंजा वायरस का हीम एग्लूटिनिन है ये इन सियालिक एसिड रिसेप्टर पे बाइंड हुआ और सियालिक एसिड रिसेप्टर है इसको अंदर भेजने में मदद करता है। अंदर जा भाई तू। सियालिक एसिड रिसेप्टर बोलता है कि ठीक है अपनी मुलाकात होगी, अब तुम अंदर जा सकते हो, क्लियर। सियालिक एसिड रिसेप्टर को अंदर भेजने में मदद करता है, ठीक, समझ में आया। अगर एंटी-HA एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी बॉडी के अंदर, अगर हीम एग्लूटिनिन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस इस पे बाइंड नहीं हो पाएगा और अंदर एंट्री नहीं मिल पाएगी हीम एग्लूटिनिन को और इन्फ्लुएंजा वायरस को, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। हीम एग्लूटिनेशन करता है आरबीसी का इन विट्रो, हीम एग्लूटिनिन, क्लियर। अब हम बात करें न्यूरोअमीनेज। हमें पता चल गया वायरस अंदर आ गया किसकी मदद से? सियालिक एसिड रिसेप्टर की मदद से, ठीक है। अब न्यूरोअमीनेज इसका जस्ट उल्टा काम करता है। उल्टा काम क्या है? ये सियालिक एसिड रिसेप्टर को क्या कर देता है? ये हमारा, ठीक है, सियालिक एसिड रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ठीक है। कैसे? देखो ये हमारा नेजोफेरिंजियल म्यूकोसा हो गया, ये सियालिक एसिड रिसेप्टर हो गया, सियालिक एसिड रिसेप्टर्स हो गए, ठीक ठीक। अब गाइस ये क्या करता है? न्यूरोअमीनेज उससे अंदर क्या आ गए? वायरस आ गए थे, ठीक है, अंदर क्या आ गए? वायरस आ गए, ये वायरस अंदर आ गए रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस से। अब न्यूरोअमीनेज का फंक्शन क्या होता है? ये इन न्यूरोअमीनेज जो सियालिक एसिड रिसेप्टर हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देता है, क्लियर। डिस्ट्रॉय करने की वजह से ये जो वायरस हैं ये बाहर चले जाएंगे, ठीक है, ये बाहर चले जाएंगे, ठीक है। अब जो है ये जो हीम एग्लूटिनिन जो है वो सियालिक एसिड रिसेप्टर से अंदर आया,
तो अब सिलिक एसिड रिसेप्टर ही गायब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तो वायरस जो है ये बाहर चला जाता है। तो न्यूरामिनेज किस में मदद करते हैं? हेल्प इन रिलीज ऑफ वायरस आफ्टर रेप्लिकेशन। क्लियर, समझ में आ गया? अब गाइस क्या होता है, सपोज ये एक सेल है, इसमें वायरस एंट्री की, वायरस एंट्री किया इसके अंदर, इस सेल के अंदर, तो इस वायरस इस सेल के अंदर एंट्री किया, फिर क्या होता है, वायरस और हेल्दी सेल्स के अंदर जाता है, और हेल्दी सेल्स के अंदर जाता है। ठीक है, ठीक है, यहां से निकलने, ये क्या है, इन्फेक्टेड सेल है, इन्फेक्टेड सेल, ये क्या है, हेल्दी सेल्स है, हेल्दी सेल्स है। ठीक है, ठीक, इन्फेक्टेड सेल्स से निकल के फिर हेल्दी सेल्स में जाएगा। अगर हम इस वायरस को इस इन्फेक्टेड सेल के अंदर ही कैद कर दें, हम इस वायरस को इस इन्फेक्टेड सेल के अंदर ही कैद कर दें, तो इस इन हेल्थी सेल्स को बचाया जा सकता है या नहीं बचाया जा सकता है? क्लियर, यहां से क्लियर है? ठीक, तो इन इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर हम इस वायरस को कैसे कैद करें, कैसे इसको बंदी बनाएं कि ये आगे हेल्दी सेल्स में स्प्रेड नहीं कर पाए? तो हमें पता है, हम यहां से क्या सीखे कि न्यूरोमिनेज क्या करता है, सिलिक एसिड रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय करता है, और डिस्ट्रॉय करने की वजह से ये वायरस बाहर क्या करेंगे, बाहर आसानी से चले जाएंगे। ठीक है, बाहर आसानी से चले जाएंगे। अगर हम इस न्यूरोमिनेज के खिलाफ एंटीबॉडी यूज कर लें, अगर इस न्यूरोमिनेज को हम डिस्ट्रॉय कर दें, तो सिलिक एसिड रिसेप्टर डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएंगे। सिलिक एसिड रिसेप्टर डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएंगे तो वायरस बाहर नहीं जा पाएगा। तो एंटी न्यूरोमिनेज एंटीबॉडी क्या करती हैं, लिमिट वायरल स्प्रेड को लिमिट करती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, हीमोग्लूटिनिन क्या कर रहा था, हीमोग्लूटिनेशन कर रहा था आरबीसी का, जबकि न्यूरोमिनेज यहां पर इल्यूशन करता है, रिवर्सल ऑफ हीमोग्लूटिनेशन होता है। क्लियर, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। हीमोग्लूटिनिन और न्यूरोमिनेज बहुत इंपॉर्टेंट दो वर्ड हैं यहां पर इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर। नेक्स्ट, अब हीमोग्लूटिनेशन या हर्स्ट फिनोमेना क्या होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हीमोग्लूटिनेशन या हर्स्ट फिनोमेना जो है ये डिटेक्शन में मदद करता है वायरस की डिटेक्शन की, वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, और क्वांटिफिकेशन करेगा और टाइट्रेशन करने में मदद करता है वायरस की। कैसे? ठीक, हमें पता है आरबीसी एग्लूटिनेट हो जाती है इन्फ्लुएंजा वायरस से, तो ये जो है ये आरबीसीज हैं, ह्यूमन आरबीसीज या फिर फोल आरबीसीज हैं। ठीक, फ्लू वायरस आएगा, फ्लू वायरस पॉजिटिव पेशेंट है तो उस पॉजिटिव पेशेंट के अंदर फ्लू वायरस प्रेजेंट रहेगा, तो ये फ्लू वायरस इन आरबीसी को क्या करेगा, एग्लूटिनेट कर देगा, और यहाँ पर जो रिजल्ट है वो हिम एग्लूटिनेशन का आ जाएगा। समझ में आएगा? यहाँ पर देखो लाइसिस हो रहा है आरबीसी का, ये जो हो गया लाइसिस हो गया आरबीसी का। क्लियर, ये जो वायरस है इन आरबीसीज पे, ये वायरस ये आरबीसीज हैं, ये जो वायरस इन आरबीसीज पे जाएंगे और इसका लाइसिस कर देंगे, और लाइसिस करने के बाद में आपकी जो स्ट्रक्चर है ये आरबीसीज इस तरफ के हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक, अब गाइस हम एक और टेस्ट की बात करें, हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन की। हम इनहिबिट भी कर सकते हैं, इस जो हीम एग्लूटिनेशन हुआ इसको हम इनहिबिट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस हीम एग्लूटिनिन के खिलाफ ये जो वायरस है, ये वायरस है, ठीक है, इसके खिलाफ अगर एंटीबॉडीज अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो हम इस आरबीसी लाइसिस को रोक सकते हैं, हीम एग्लूटिनेशन को रोक सकते हैं। ठीक है, अगर इन वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर। क्लियर, कैसे हम डिटेक्ट करेंगे कि प्रेजेंट है या नहीं है? क्लियर, हम ये को पेशेंट है, ये जो पेशेंट है, ठीक है, हम इस पेशेंट का सीरम लेंगे, सीरम डाइल्यूशन करेंगे, इस पेशेंट का सीरम डाइल्यूशन करेंगे, सीरियल डाइल्यूशन ऑफ पेशेंट सीरियल डाइल्यूशन। ठीक है, सीरियल डाइल्यूशन करेंगे इस पेशेंट का। ठीक है, ये हमने सीरियल डाइल्यूशन कर दिया। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पर अलग अलग कंसंट्रेशन में इसका सीरम हमने ले लिया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं गाइस, इसके अंदर हम स्टैंडर्ड सस्पेंशन ऑफ वायरस डालेंगे। वायरस हम यहां पर डालते हैं, इसके अंदर हम वायरस पार्टिकल्स डालेंगे। क्या डालेंगे? वायरस पार्टिकल्स। ठीक है, वायरस पार्टिकल डालेंगे। देन हम इसके अंदर आरबीसीज डालेंगे। क्या डालेंगे? आरबीसीज। वायरस पार्टिकल किससे शो करें? ग्रीन से। ठीक, समझ में आ गया? हमने सबसे पहले क्या किया, हमने पेशेंट्स का सीरम डाइल्यूशन किया, पेशेंट सीरम का। ठीक है, अगर पॉजिटिव पेशेंट है तो इस पेशेंट सीरम के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगी, आपको पता है प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है,
सीरम डाइल्यूशन कर लिया, फिर हमने वायरस डाल दिए, ये ग्रीन वाले वायरसेस हैं, ये ग्रीन वाले देखिए वायरसेस हैं, देन हमने आरबीसी डाल दी रेड रेड, ठीक है, डाल दी सब। अब क्या होएगा गाइज, क्या होएगा, पॉजिटिव पेशेंट है तो इस सीरम के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगी, एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगी, ये क्या है, एंटीबॉडीज हैं, ये एंटीबॉडीज हैं। ये एंटीबॉडीज इन वायरस से बाइंड कर जाएंगी, इन वायरस से क्या कर जाएंगी, बाइंड कर जाएंगी। ये वायरस ग्रीन वाला क्या है, वायरस पार्टिकल है, ये क्या है, एंटीबॉडीज हैं। इन वायरस पार्टिकल से ये क्या कर जाएंगी, बाइंड कर जाएंगी और इस वायरस पार्टिकल को आरबीसीज को आरबीसी को एग्लूटिनेशन होने से बचाएंगी। तो आरबीसी क्या है, एकदम सही है, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर यही शो रहा है, देखा ये आप इस डायग्राम में देखिए जो पहले से बनाया हुआ था, ये आरबीसी है, ये एकदम सही है, सही हालत में है, जबकि जो एंटीबॉडीज हैं ये इन वायरस से क्या हो गई, एंटीबॉडीज इन वायरस से क्या हो गई, बाइंड हो गई और इन वायरस पार्टिकल को इन आरबीसी को छेड़ने नहीं देती ये एंटीबॉडी, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव एक्शन शो कर रही है ये एंटीबॉडीज, ठीक है। तो नो हिम एग्लूटिनेशन यहां पर शो हो रहा है, ठीक है। हम क्या देखेंगे, हाईएस्ट डाइल्यूशन ऑफ पेशेंट सीरम विच इनहिबिट, हाईएस्ट डाइल्यूशन पेशेंट, इन जो भी हमने डाइल्यूशन बनाए जैसे 4 लिए हमने, तो इनमें से देखेंगे कितने भी ले सकते हैं, ठीक है, सीरियल डाइल्यूशन में, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, हाईएस्ट डाइल्यूशन ऑफ पेशेंट सीरम जो इनहिबिट कर रहा है हिम एग्लूटिनेशन को, वो हम यहां पर कंसिडर करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया सारी चीजें, कैसे हिम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट हो, ठीक है गाइस। अब आते हैं कुछ टर्म्स आते हैं, जेनेटिक रिसोर्टमेंट क्या होता है। गाइस हमारे पास एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है, ये क्या है, एक सेल है। अब इस सेल का इन्फेक्शन अलग अलग स्ट्रेन से हो रहा है, मतलब एक स्ट्रेन इन्फ्लुएंजा वायरस की ये आ गई, 1 स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक, और इस सेल का एक और इन्फेक्शन हो रहा है साइमल्टेनियसली अनदर स्ट्रेन से, ये सेकंड स्ट्रेन है, ठीक, सेकंड स्ट्रेन। फिर वायरस जो है, ये दोनों वायरस, दोनों टाइप के स्ट्रेन के वायरस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे सेल के अंदर और रेप्लिकेशन करेंगे। तो जब निकलेंगे बाहर, जब एग्जिट करेंगे, तब नई स्ट्रेन वायरस की यहां पर पैदा होती है, ठीक है, न्यू स्ट्रेन वायरस की आएगी, न्यू स्ट्रेन ऑफ वायरस आएगी जब ये एलिमिनेट करेंगे इस सेल से रेप्लिकेशन करने के बाद में, ठीक है। तो उस चीज को हम बोलते हैं जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट। क्या बोलते हैं, जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट। डेफिनेशन क्या है, को इन्फेक्शन ऑफ वन सेल विद 2 डिफरेंट स्ट्रेन, मैंने बता दिया, हैविंग सेगमेंटेड जीनोम, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रेन, सेकंड स्ट्रेन सेल के अंदर गई, न्यू स्ट्रेन अराइज होएगा ड्यूरिंग असेंबली ऑफ डॉटर आरएनए सेगमेंट, ठीक है। और जो है पिग, इन सेल्स में मोस्टली कौन होता है, पिग जो है मिक्सिंग वेसल का काम करती है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ टर्म्स की ओर। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट क्या होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर ये सारी चीजें टर्म्स पूछी जाती हैं। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट क्या होता है गाइस, ग्रेजुअल चेंज, धीरे धीरे चेंज, ठीक है। हमने अभी पढ़ा ये वायरस था, यहां पर हिमएग्लूटिनिन ऐसे यहां पे था, ठीक है, हिमएग्लूटिनिन था इस वायरस के अंदर, न्यूरामिनडेज भी था साइड में, ये क्या है न्यूरामिनडेज, ये क्या है न्यूरोअमीनडेज, ठीक है, ये क्या है हिमएग्लूटिनिन, ये क्या है न्यूरोअमीनडेज। क्लियर। अब गाइस अगर इन हिमएग्लूटिनिन न्यूरोअमीनडेज के अंदर धीरे धीरे पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है इनके अंदर हिमएग्लूटिनिन एंड न्यूरोअमीनडेज के आरएनए सेगमेंट के अंदर अगर पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है धीरे धीरे, देन धीरे धीरे पॉइंट म्यूटेशन होके अलग वेराइटी ऑफ वायरस, अलग स्ट्रेन ऑफ वायरस बन जाएगा और उसको हम बोलते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। क्लियर। धीरे धीरे ग्रेजुअली पॉइंट म्यूटेशन होता जा रहा है, ठीक है, और धीरे धीरे एक नया वायरस बन जाएगा। ये दिखता है किसमें, इन्फ्लुएंजा ए एंड बी एंड सी के अंदर। इस चीज को हम बोलेंगे एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। क्लियर, समझ में आ गया। एक होता है एंटीजेनिक शिफ्ट। एंटीजेनिक शिफ्ट धीरे धीरे वाला नहीं होता, यहां पर ड्रेस्टिक चेंज होता है, मतलब सडनली चेंजेस होता है। जेनेटिक असॉर्टमेंट में बताया था मैंने, 2 स्ट्रेन है, ये सेल के अंदर गए, एक नया स्ट्रेन बना, इसे बोलते हैं जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट, ठीक है। तो उस वजह से हो सकता है इन्फ्लुएंजा वायरस ए जो है ये एंटीजेनिक शिफ्ट करेगा। क्लियर। और एंटीजेनिक शिफ्ट जो है वो पैंडेमिक भी करा सकता है, एपिडेमिक भी करा सकता है, जबकि जो एंटीजेनिक शिफ्ट है वो क्या कराएगा, एपिडेमिक कराएगा। एपिडेमिक मतलब सडन राइज इन इन्फेक्शन, ठीक है। पैंडेमिक मतलब कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है वो 3 ज्योग्राफिकल रीजन्स को कवर करे, ठीक है, 3 ज्योग्राफिकल रीजन्स को कवर करे, उसे हम बोलते हैं पैंडेमिक। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन हो रहा है वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। क्लियर। इन्फेक्शन जो है ड्रॉपलेट से ट्रांसमिशन हो जाता है, ड्रॉपलेट मतलब नेजल ड्रॉपलेट्स हो गए, एयरबोर्न से भी हो सकता है, ठीक है,
हैंड टू हैंड, हाथ मिलाओगे आप, उससे हो सकता है, फोमाइट से हो सकता है। आप अगर कुल्लर के हाथ रखोगे, कुल्लर के जो इन्फेक्टेड पर्सन हाथ रख दिया, फिर आप नॉर्मल हेल्दी पर्सन उस कुल्लर पे हाथ रख दिया, तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी क्या है? 1 डे बिफोर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स टू 5 डे आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम। ये ह्यूमन है, इसके सिम्टम्स आए, ठीक है, आज आ गए, ठीक है, तो आज आ गए, तो ये जो पर्सन है, इसके अगर कल भी कोई टच हुआ तो भी ये जो हेल्दी पर्सन है वो इन्फेक्ट हो सकता है। और 5 दिन बाद में आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम टच हुआ, देन फिर भी इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 18 से 72 आवर है, मतलब 2 से 3 दिन इंक्यूबेशन पीरियड है। रिजोल्व हो जाता है 2 से 5 दिन में। क्लियर। ये सारी चीजें याद करने की। और इससे कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं? हेडेक हो जाता है आपके, फीवर, रनिंग नोज, खांसी जुकाम हो जाती है, सोर थ्रोट मतलब कफ सा जमने लग जाता है, टायर्डनेस आ जाएगी, वोमिटिंग आ जाएगी, वोमिटिंग हो जाएगा, ठीक है, रनिंग नोज, बहने लग जाएगा नाक, हेडेक मतलब वोमिटिंग टाइप हो जाता है। रिस्क फैक्टर क्या है गाइस? आपकी एज अगर 65 साल से ज्यादा है और 5 साल से कम है, देन ये रिस्क फैक्टर है। क्रोनिक लंग, लीवर, हार्ट, किडनी डिजीज वाले जो पेशेंट हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिस्क पे होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के। ठीक है। इम्यूनोडेफिशिएंसी, अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, ठीक है, आप अगर ओबेज हो, देन आपको रिस्क ज्यादा है। प्रेगनेंसी अंदर भी रिस्क ज्यादा होती है। क्लियर। हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। सबसे मेन कॉम्प्लिकेशंस होती है रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है न्यूमोनिया हो जाता है आपके, ओटाइटिस मीडिया मतलब ईयर जो इन्फेक्शन है वो हो जाता है, क्रूप हो जाएगी, आपकी खांसी हो जाएगी, ब्रोंकियोस जो है उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ब्रोंकियोस जो होता है उनका क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्लियर। ये तो होगी सारी रेस्पिरेटरी पल्मरी कॉम्प्लिकेशन। अब आता है एक्स्ट्रा पल्मरी कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। इनमें आता है जैसे आपका जो मायोकार्डियम है वो इन्फ्लेम कर जाएगी, पेरिकार्डियम है वो भी इन्फ्लेम कर जाएगी, एंसेफेलाइटिस, ब्रेन भी इन्वॉल्व कर जाएगा। क्लियर। रेज सिंड्रोम भी हो जाता है। रेज सिंड्रोम क्या होता है? कंफ्यूजन, ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, लीवर भी डैमेज हो सकता है रेज सिंड्रोम में, कंफ्यूजन सा आ जाता है, आपके सीएनएस सिम्टम्स आ जाएंगे। मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद इन्फ्लुएंजा बी। रेज सिंड्रोम किससे ज्यादा एसोसिएटेड है? इन्फ्लुएंजा बी से। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैब डायग्नोसिस की। तो सैंपल हम कहां से लेंगे? स्पुटम से ले सकते हैं, थ्रोट स्वैब से ले सकते हैं, नेजोफेरेंजियल स्वैब से ले सकते हैं। ठीक है। कल्चर। क्लियर। कल्चर जो है लैब एनिमल्स से हम कल्चर कर सकते हैं। लैब एनिमल्स में कौन सा? लैब एनिमल्स में हैंड्स एग आप देख सकते हो, एमनियोटिक जो कैविटी होती है हैंड्स एग की, वहां पर हम कल्चर कर सकते हैं, सेल लाइंस में कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कल्चर हो गया। देन हम रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट, RIDT रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट में इन्फ्लुएंजा जो एंटीजेंस हैं वो हम डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो एंटीजन वो डिटेक्ट करते हैं। हाई स्पेसिफिटी एंड लो सेंसिटिविटी कम होती है इस टेस्ट की। ठीक है। एनएटीज क्या होती है? फुल फॉर्म क्या होती है? न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। जो न्यूक्लिक एसिड होता है इन्फ्लुएंजा वायरस का, वो हम यहाँ पर एम्प्लीफाई करते हैं और डिटेक्ट करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस को PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। ठीक है, ये जो मेथड है हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मेथड है। सीरोलॉजी भी हम यूज कर सकते हैं एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए। क्लियर। ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट में जो न्यूरोमिनेज इनहिबिटर है, न्यूरोमिनेज क्या काम करता है? न्यूरोमिनेज क्या करता है? न्यूरोमिनेज अगर इनहिबिट कर देंगे हम, देन काम हो सकता है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस का पार्ट है न्यूरोमिनेज। क्लियर। तो न्यूरोमिनेज इनहिबिटर हम देंगे, ओसेल्टामावीर हो गया, जनमवीर हो गया। ठीक है, इफेक्ट करता है ये इन्फ्लुएंजा A एंड B से लड़ने के लिए। ठीक है। M2 आयन चैनल इनहिबिटर, जो आपका M2 आयन चैनल इनहिबिटर है, M2 आयन चैनल, देखो M2 चैनल ये रहा, ठीक है। M2 आयन, इसके खिलाफ हम एंटीबॉडी देंगे, इसको इनहिबिट कर दें, ठीक है, तो भी हमारा काम बन सकता है। तो इसको इनहिबिट करने की दवाई आती है अमेंटाडीन एंड रिमेंटेडीन। क्लियर। इफेक्टिव अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा A के खिलाफ ही इफेक्टिव होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक। न्यूरोमिनेज को हम इनहिबिट कर दें। न्यूरोमिनेज क्या काम करता है? वन सेल टू अनदर, सेल में इंफेक्शन फैलाने का काम कौन करता है? न्यूरोमिनेज। तो न्यूरोमिनेज को अगर इनहिबिट कर रहे हैं हम, तो सेल वायरस एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो लिमिट द वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, ओसेल्टामावीर एंड जनमवीर। क्लियर। वैक्सीन भी हम यूज कर सकते हैं, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन एंड इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी हम यूज में ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होगी आपकी। नेक्स्ट है
वीडियो अच्छा लगा हो, होप है बहुत मेहनत से वीडियो बनाया गया है, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। नोट्स, साफ सुथरी राइटिंग में अगर नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अनुराग सैनी MBBS। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।